का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कैबिनेट का 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने का फैसला। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के आखिरी कॉरिडोर को भी मिली मंजूरी। पीएम मोदी ने दिल्ली में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा यह महोत्सव नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य पूरे देश को दिखाएगा। आने वाले समय को बताया पूर्वी भारत का। राज्यसभा में नोट कांड पर बवाल। सभापति ने जांच के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे से कामकाज ठप। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट में लगातार 11वीं बार भी नहीं किया बदलाव। नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई। सीआरआर में आधा फीसद की कमी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत ने कहा उम्मीद है उन्हें कानूनी अधिकार मिलेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री करेंगे 9 दिसंबर को ढाका का दौरा। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है। साथ ही दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के अंतिम 6वें चरण को भी मंजूरी दे दी गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें देश में शिक्षा के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए 85 नए केंद्रीय विद्यालय के अलावा एक केंद्रीय विद्यालय को विस्तार दिया गया है। साथ ही 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी मिली है। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए केंद्रीय विद्यालय के खोले जाने के क्रम में युवाओं को करीब 5,500 नए रोजगार मिलेंगे। साथ ही नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने से करीब 82,560 नए छात्रों को शिक्षा भी मिलेगी, जबकि 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाने से 1,316 नए रोजगार मिलेंगे और करीब 15,680 नए छात्रों को शिक्षा मिलेगी। बहुत लंबे टाइम के बाद में इतना बड़ा केंद्रीय विद्यालय का एक्सपेंशन का प्रोग्राम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है और साथ ही साथ 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें 15,680 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हर साल उनको बेनिफिट मिलेगा। 1,316 रेगुलर पोस्ट क्रिएट होंगी और इसके लिए 2,360 करोड़ रुपीस का आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। ओवरऑल केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का मिला के 8,232 करोड़ रुपीस हैव बीन सैंक्शनड बाय द कैबिनेट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। एक अन्य फैसले में दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के अंतिम चरण यानी कि 6वें चरण को मंजूरी दे दी गई। इस चरण में रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसमें 26.46 किलोमीटर के इलाके में 21 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। फेज 4 में रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का अप्रूवल हुआ है। 2014 से पहले के अगर 40 साल देखें तो केवल 5 शहरों में मेट्रो स्टार्ट हो पाई थी। मतलब 40 साल में जितना काम हुआ था उसका 4 गुना काम 2014 से 24 में हुआ। 23 सिटीज में मेट्रो पहुंचाई गई। आज का जो सैंक्शन है उसको मिला लो तो करीब करीब 1000 किलोमीटर मेट्रो का काम देश भर में चल रहा है। दिल्ली में मेट्रो के विस्तार के क्रम में सरकार का ये बेहद अहम कदम है। इससे दिल्ली के दूर दराज के इलाकों में लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली में आज से अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने आज पहले संस्करण की शुरुआत की तो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकास का केंद्र पूर्वोत्तर के राज्य बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति स्थापना से लेकर वहां पर विकास की रफ्तार के आंकड़े को सामने रखा तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास को प्राथमिकता की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। अष्टलक्ष्मी महोत्सव
नॉर्थ ईस्ट के बेहतर भविष्य का उत्सव है। ये विकास के नूतन सूर्योदय का उत्सव है, जो विकसित भारत के मिशन को गति देने वाला है। बीते दशक में हमने मन से प्रयास किया कि दिल्ली और दिल, इससे दूरी का जो भाव है वो कम होना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई ऊर्जा प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने बीते एक दशक में दी है। बीते 10 साल में 5000 किलोमीटर नए हाईवे, 1600 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन, 13,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क पूर्वोत्तर में तैयार हुआ है। यानी सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा चारों ओर विकास के नए आयाम लिख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को हम इमोशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी, इस त्रिवेणी से जोड़ रहे हैं। बीते दशकों में नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी चुनौती रही थी कनेक्टिविटी। हालत ये थी कि ट्रेन की सुविधा तक कई राज्यों में नहीं थी। इसलिए 2014 के बाद हमारी सरकार ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया। इससे नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और लोगों के जीवन की क्वालिटी दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ। भारत मंडपम नई दिल्ली में 8 दिसंबर तक चलने वाले अष्टलक्ष्मी महोत्सव में प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर एक स्मारक डाक टिकट एल्बम का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर के ट्रेडिशन, टेक्सटाइल और टूरिज्म पर फोकस किया है और उसके सकारात्मक परिणाम सामने हैं। सीमा विवाद कम हुए हैं और युवा शिक्षा, रोजगार के लिए प्रेरित हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति देने के लिए 90 के दशक में एक पॉलिसी बनाई गई थी। इसके तहत केंद्र सरकार के 50 से ज्यादा मंत्रालयों को अपने बजट का 10% नॉर्थ ईस्ट में निवेश करना पड़ता था। इस नीति के बनने के बाद से लेकर साल 2014 तक जितना बजट नॉर्थ ईस्ट को मिला है, उससे कहीं अधिक हमने सिर्फ बीते 10 सालों में दिया है। बीते दशक में एक स्कीम के तहत ही 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक नॉर्थ ईस्ट में खर्च किया गया है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि को समर्पित अष्टलक्ष्मी महोत्सव पहली बार आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने महोत्सव के दौरान आश्वस्त किया कि उनकी सरकार वोट की संख्या के हिसाब से विकास नहीं देखती, बल्कि वो समावेशी विकास और सबके विश्वास के लिए प्रतिबद्ध है। जया सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की कुर्सी से नोटों की गड्डी मिलने की खबर के बाद सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सभापति जगदीप धनखड़ ने जब यह विषय सदन में रखा तो पक्ष विपक्ष की ओर से बयानबाजी हुई। कांग्रेस ने नाम साझा करने पर सवाल खड़े किए तो भाजपा ने नोट कांड से राज्यसभा की गरिमा गिराने की बात कही। इस मामले पर सभापति ने जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्यसभा में नोट पर सवाल, पक्ष विपक्ष में जमकर हुआ बवाल। सीट नंबर 222 से मिली 500 रुपए के नोटों की गड्डी। कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। शुक्रवार को राज्यसभा आम दिनों की ही तरह शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को जो जानकारी दी, उससे सदन में बवाल मच गया। सभापति ने बताया कि शुक्रवार को चेकिंग के दौरान 500 रुपए के नोटों का बंडल मिला है, जो कि बेहद गंभीर मामला है। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi। सभापति के मुताबिक गुरुवार को सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद एंटी सबोटाज की टीम सदन में रूटीन चेकिंग पर थी
इसी दौरान चेकिंग कर रही टीम को 500 रुपए के नोटों का बंडल मिला। ये बंडल सीट नंबर 222 से प्राप्त हुआ। सभापति के मुताबिक ये सीट राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। अभी तक इन नोटों की दावेदारी किसी भी सदस्य द्वारा नहीं की गई है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बना दी गई है। सभापति ने यह भी बताया कि संबंधित सदस्य के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने सदन में गुरुवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। सभापति के इस खुलासे के बाद सदन में हंगामा मच गया, लेकिन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। खड़गे के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने जबरदस्त ऐतराज किया और हंगामा करने लगे। सत्ता पक्ष ने पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए इसे सदन की गरिमा पर एक चोट बताया। That is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the honorable chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the honorable members are also very genuine. यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस पूरी घटना पर किसी भी प्रकार की संलिप्तता से अभिषेक मनु सिंघवी ने इनकार किया है। 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर लिया। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। सभापति ने मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें सुरक्षा एजेंसियां, राज्यसभा सचिवालय और कुछ वरिष्ठ सांसद शामिल होंगे। फिलहाल ये मामला जांच का विषय है, लेकिन एक बार फिर से ये पक्ष विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन गया है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 10वां और दूसरे हफ्ते की कार्यवाही का अंतिम दिन था, लेकिन दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस को घेरा और 10 सवाल दागे, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस के साथ त्रिकोण को लेकर करारा निशाना साधा था। संबित पात्रा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देशद्रोही करार दिया, जिस पर कांग्रेस सांसद की तरफ से शुक्रवार को विशेषाधिकार हनन का लोकसभा में नोटिस दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के चलते 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर सोरोस से रिश्ते का मुद्दा उठाया, जिसके बाद हंगामे के बीच दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिस पे कि पार्लियामेंट नहीं चला। राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको रोक दिया। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने संसद भवन परिसर में अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। We are talking about Adani corruption. They are using very low level remarks against the leader of opposition and Congress party, but they don't know Rahul Gandhi. हंगामे के चलते लोकसभा में न तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे संशोधन बिल पर हुई चर्चा का उत्तर दे पाए, न ही निजी विधेयकों पर कोई चर्चा हो पाई। जिन लोगों ने संविधान के अपमान बार बार किया है कांग्रेस पार्टी, वो लोग अभी क्या बात कर रहे हैं? आपको जनता ने जो सबक सिखाना है सिखा दिया है। कृपया जनता के मैंडेट मानिए और पार्लियामेंट चलाने के लिए आप कृपया सहयोग दीजिए। ऐसी कौन सी मजबूरी है
कि चर्चा करने से विपक्ष भाग रहा है। क्यों नहीं सदन चलने देते, क्यों नहीं जनता से जुड़े मुद्दे उठाते। सरकार ने पहले दिन से कहा कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और मैं चाहता हूं कि ये सदन में आए और चर्चा में भाग लें। गौरतलब है कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस सांसद सदन में लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही में एक बार फिर से गतिरोध देखने को मिला है। शैलेंद्र मिश्र और अमरेंद्र गुप्ता के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। और किसानों के मुद्दे पर आज संसद के कई सवालों पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को खेत से लेकर बाजार तक हर संभव मदद की जा रही है। कृषि उपज को बढ़ाने से लेकर उसका सही दाम देने तक सरकार ने तमाम बड़े कदम उठाए हैं। राज्यसभा में शुक्रवार को कई अहम सवालों के उत्तर प्रश्नकाल के दौरान दिए गए। कृषि मंत्रालय से जुड़े कई सवालों के उत्तर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को लागत से कम 50% ज्यादा मुनाफा विभिन्न फसलों की MSP पर दिया जा रहा है और केंद्र सरकार किसान की उपज की सरकारी खरीद भी पूरा कर रही है, जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं था। मैं खरीफ की बात अगर करूं तो 2004 से 14 तक कुल जो खरीद हुई थी 40 करोड़ 79 लाख मीट्रिक टन और 14 से 24 के बीच में 71 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई है। रबी की फसल अगर देखी जाए 2004 से 14 तक 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी और 14 से 24 के बीच 32 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के पूरक सवाल के उत्तर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते 10 वर्षों में किसान हित में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। इससे पहले राज्यसभा के सभापति ने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की और कहा कि वो आश्वस्त हैं कि कृषि मंत्री किसानों की उम्मीदों को पूरा करेंगे। जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, वो किसान का लाडला होगा और मैं पूरी तरह आशावान हूँ और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उत्पादन लागत घटाने, फसल बीमा दिलाने के साथ साथ उपज की कीमत गिरने पर भरपाई करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी संसद भवन परिसर में कहा कि मोदी सरकार ने किसान कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर 2024 तक, वो चाहे उनके किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान के बजट को बढ़ाने की बात हो, अनेक किसान के इस घर में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बहुत काम किया है। एक अन्य सवाल के उत्तर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सब्सिडी देकर सस्ती कीमत पर यूरिया और DAP खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। गौरतलब है कि दिल्ली की सीमा में किसानों के आंदोलन के चलते खेती बाड़ी से जुड़े मुद्दे फिर चर्चा में हैं। शैलेंद्र मिश्र और अमरेंद्र गुप्ता के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद DD न्यूज से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे से कार्यकर्ता को कैसे बड़ा बनाना है, ये PM मोदी बखूबी जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि PM मोदी द्वारा मुझे अपना अच्छा दोस्त कहना उनके लिए सम्मानजनक बात है। तो उनकी महानता है, अपने छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा कैसे करना ये वो जानते हैं। उनके शब्दों से, उनके एक्शन से वो छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा करते हैं। अब मोदी जी ने परम मित्र कहना, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। तो उनके इस एक वाक्य ने मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को एक बड़ा नेता बना दिया। लोगों को मोदी जी बहुत कड़े नजर आते हैं, वो है भी, लेकिन उतने ही मोदी जी इमोशनल है और एक इमोशनल रिश्ता रखते हैं। तो हम गलती करते हैं तो हमको डांटते हैं, हम अच्छी बात करते हैं तो हमारी तारीफ वो करते हैं। हम सही दिशा में जाए इसके लिए उनकी पूरी नज़र हमारे ऊपर होती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का नेता मिलना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र चुनाव में दिए गए "एक है तो सेफ है" वाले नारे पर सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आम जनता ने PM मोदी के इस नारे के मर्म को समझा और चुनाव में अपनी एकता का प्रदर्शन किया, इसलिए हमें इस चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत मिली। ही मोदी जी ने कहा "एक है तो सेफ है", ये एनार्किस्ट लोग ये डिविजिव पॉलिटिक्स कर रही है। आपको
जाति जाति में तोड़ना चाहते हैं। ये एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा करना चाहते हैं। लोगों ने बात को समझा, लोग एक हो गए और प्रचंड बहुमत दिया, प्रचंड। आपने जो कहा वोटों की सुनामी आई, तो मैं ये कहता हूं कि एक है तो सेफ है और मोदी है तो मुमकिन है। बीते लंबे समय से ईएमआई में कमी का इंतजार और लंबा हो गया। आरबीआई ने आज फिर से रेपो रेट में कमी करने से इनकार कर दिया। हालांकि सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई, जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा। आरबीआई ने आने वाले महीनों में महंगाई में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है, तो जीडीपी में भी थोड़ी कमी आने की बात कही है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का ऐलान, रेपो रेट में नहीं हुआ कोई इजाफा। लगातार 11वीं बार नहीं बदली रेपो रेट। आपकी ईएमआई और ब्याज दरों में नहीं होगा बदलाव। शुक्रवार को कारोबार जगत के साथ ही देश की नजरें भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के नतीजों पर लगी हुई थी कि आखिर रिजर्व बैंक रेपो रेट पर क्या फैसला लेता है। आरबीआई की 3 दिन की बैठक के बाद इस बार भी रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक लगातार 11वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा गया है। The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate at 6.75%. आरबीआई गवर्नर के अनुसार सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का फैसला किया गया है, जिसके बाद कैश रिजर्व रेशियो को घटाकर 4% कर दिया गया है। सीआरआर किसी बैंक की कुल जमा का वह प्रतिशत होता है जिसे बैंक को लिक्विड कैश के रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा रिजर्व के तौर पर रखा जाता है। बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए महंगाई को 4.8% रहने का अनुमान जताया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही, जो कि अक्टूबर से दिसंबर महीने में है, उसमें महंगाई 5.7% रहने का अनुमान है, तो वहीं चौथी तिमाही जनवरी से मार्च महीने में ये 4.5% रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त वर्ष 2026 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए महंगाई क्रमशः 4.6% और 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। Real GDP growth for 2024-25, that is the current year, is now projected at 6.6%, with Q3 at 6.8% and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for the first quarter of 25-26 is projected at 6.9% and the second quarter of 25-26 at 7.3%. The risks are evenly balanced. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक के नतीजों के बाद उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का निर्णय विकास को बढ़ावा देगा। बाजार में लिक्विडिटी, तरलता आएगी और इससे मेरे को लगता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है कि लिक्विडिटी भी रहे और साथ में हमारी विकास भी साथ में चले, लेकिन महंगाई साथ में नियंत्रण में रहे। उसको देखते हुए बहुत अच्छा आज की जो मीटिंग में तय किया गया, बहुत अच्छा वो कदम था। जानकारों का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बैंक उधार दरों को कम कर सके और लोन की उपलब्धता बढ़ा सके, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जो कम मांग से जूझ रहे हैं। जानकारों की माने तो सीआरआर में कटौती से उधार लेने की लागत कम होने और लिक्विडिटी बढ़ने से रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता सस्टेनेबल वस्तुओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को लाभ लेने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर बांग्लादेश से है, जहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत ने कहा है कि उसे उम्मीद है वहां अल्पसंख्यकों को कानूनी अधिकार मिलेंगे। इन सब घटनाक्रमों के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को ढाका का दौरा करेंगे। दुनिया के तमाम देशों की ओर से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार सख्त मूड में नजर आ रही है। विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे और अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. We want to reiterate our position again that they have legal rights, and we hope that these legal rights will be respected and that they will get a fair and transparent trial.
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ दिल्ली का नागरिक समाज खड़ा हुआ है। दिल्ली के नागरिक समाज ने 200 से अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर 10 दिसंबर को बांग्लादेश दूतावास तक एक मार्च भी निकालने का ऐलान किया। मार्च निकालने का उद्देश्य अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा और उत्पीड़न की ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करना है। बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रहीं बीना सीकरी ने कहा कि 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद से धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुआ ये सबसे दर्दनाक अत्याचार है। इस सरकार की कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है कि वो जुडिशियल की जज को अपॉइंट करे, क्योंकि इस सरकार ने जरूर बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे उन्होंने ओथ लिया है उसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है इंटरिम सरकार के लिए। तो ऐसे इस सरकार की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो है ही नहीं। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर दुनिया भर में चिंता व्यक्त की जा रही है। कई देशों और समूहों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। ब्रिटेन में भारतवंशी प्रीति पटेल ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। बांग्लादेश में हमने जो भयावह हिंसा देखी है उससे मैं चिंतित हूं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। संसद में मैंने सरकार से पूछा है कि वो इस महत्वपूर्ण और अहम मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार के साथ किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा और धर्म आधारित हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदुस्तानी भाषा की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोड ने स्थिति को चिंताजनक बताया। अमेरिकी सरकार बहुत चिंताजनक समझते हैं ये खबरें जो हम अभी बांग्लादेश से आ रही हैं और हम ध्यान से देखते हैं। हमारी उम्मीद है कि हर एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र में अपने धर्म और अपने विश्वास के मुताबिक अपनी जीवन जी सके। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हालिया हमलों की निंदा की। कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संतों के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ रैली निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के पोलिंग बूथ अधिकारियों को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को एनडीटीवी का इंडिया फर्स्ट अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही नमो ड्रोन दीदी योजना ने एनडीटीवी का सोशल इम्पैक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। एनडीटीवी के इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड में ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने न केवल हमारे समाज की नींव को मजबूत किया है बल्कि ब्रांड इंडिया को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम ने एनडीटीवी का साइंस आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, जबकि भारत की 2024 पैरालंपिक टीम ने एनडीटीवी का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। केंद्र सरकार द्वारा पिछले एक दशक से दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ये भी वर्ग समाज की मुख्य धारा में जुड़कर अपना योगदान दे सके। इसी कड़ी में सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए पीएमई विद्या डीटीएच चैनल नंबर 31 शुरू किया है। ये चैनल सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए फायदेमंद होगा। इस चैनल की शुरुआत से सुनने में अक्षम लोगों को किसी भी प्रकार की सूचना जानने में कोई समस्या अब नहीं होगी। एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत करने के उद्देश्य से भारतीय सांकेतिक भाषा ISL के लिए पीएमई विद्या डीटीएच चैनल नंबर 31 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च किया गया। ये पहल विशेष रूप से सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए समर्पित है, जिससे उन्हें सुनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए अधिकार उन्मुख ढांचे के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार द्वारा शुरू किया गया ये चैनल सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। ये नई पीढ़ी की भाषा है, जेन जी की भाषा है। चैनल 31 को भारत में लोकप्रिय बनानी पड़ेगी। इसके कारण भारत की विचार, भारत की दृष्टि साइन लैंग्वेज के माध्यम से विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी में भी पहुंच सकता है। ये गेटवे आज हम चैनल 31 के माध्यम से खोले हैं। पहले कानून था पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट और अब
2016 में कानून पारित हुआ है, वो राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट, एक राइट्स ओरिएंटेड फ्रेमवर्क बनाया है। सिर्फ 7 पहले डिसेबिलिटीज को पहचान मिलती थी, संरक्षण मिलता था, उनके लिए योजनाएं बन सकती थी, उसे बढ़ाकर 21 तक ले जाया गया। ISL के लिए एक समर्पित PM ई-विद्या DTH चैनल की स्थापना श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चैनल पर शामिल विषयों में कौशल विकास, कैरियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य, संचार कौशल शामिल होंगे। कक्षा विशिष्ट पाठ्यचर्या सामग्री ये सुनिश्चित करेगी कि श्रवण दिव्यांगता वाले शिक्षार्थी सांकेतिक भाषा में उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच सकें। प्रीति कौर की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। लक्ष्मी महोत्सव मना रहा है। हम पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय की यात्रा करते हैं, जिसे अक्सर बादलों का घर कहा जाता है। ये उत्कृष्ट एरी सिल्क का केंद्र भी है। यहाँ उत्तम गुणवत्ता वाली एरी सिल्क का भी उत्पादन होता है। मेघालय के घर घर में बनाए जाने वाला एरी सिल्क राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और ये स्थानीय निवासियों की आजीविका का भी माध्यम है। देखिए एरी सिल्क उत्पादन पर DD न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट। साल 2009 में टेंडर तमुंग की ओर से शुरू किया गया जोंग हाई आई एक पारिवारिक व्यवसाय का रूप ले चुका है। यही नहीं, अब यहाँ इस गांव में एरी रेशम उत्पादन में विशेषज्ञता वाला एक समृद्ध उद्यम बन गया है। रेशम की अनेक किस्मों के विपरीत एरिसामिया रिकनी कीट से प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से आरंडी के पत्तों को खाता है। यहाँ रेशम कीट पालन एक सावधानी पूर्वक प्रक्रिया है, जिसमें परिवार कई चक्रों के माध्यम से लार्वा का सावधानी पूर्वक पालन पोषण करते हैं। यह पर्यावरण अनुकूल रेशम है, जिसे अक्सर अहिंसा रेशम कहा जाता है। इस रेशम को बनाने के लिए प्यूपा को मारने की जरूरत नहीं होती। जोंग हाई आई प्रोडक्शन का केंद्र बिंदु पारंपरिक महिलाओं की पोशाक है, जिसे स्थानीय रूप से रिडिया कहते हैं। इसमें महिलाएं पारंपरिक शॉल और जेंसन यानी खासी साड़ी पहनती हैं, जो कि काफी लोकप्रिय भी है। उमडेन दिवोन गांव को अब एरी सिल्क विलेज के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसके सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को उजागर करता है। Eri silk, we got it from Eri silk worm. The cocoon, when we extract, the worm is not killed in that process. All the process, including in Eri silk, is always eco-friendly, sustainable in nature, and long-lasting. जोंग हाई आई के जरिए कई एरी सिल्क बुनकर महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला है। कंपनी ने अपनी वर्कशॉप में कताई, बुनाई और डिजाइनिंग में लगी 15 महिलाओं को रोजगार दिया है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं और अब वह सामाजिक उत्थान में योगदान दे रही हैं। The government help us a lot is skill upgradation training. Okay, skill upgradation training almost every year they used to give. हाई शेल्फ लाइफ, गर्माहट और खास बुनावट से पारंपरिक और समकालीन डिजाइनों में बनी एरी सिल्क की पोशाक काफी प्रसिद्ध है। मेघालय ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में एरी सिल्क की काफी डिमांड है। जोंग हाई आई कंपनी ने दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच का विस्तार किया है, जहां इसके तैयार उत्पादों की अत्यधिक मांग है। डिमांड बढ़ने के साथ ही स्थानीय कारीगरों की आर्थिक प्रगति भी है। एरी सिल्क के धागों में परंपरा और आधुनिकता बेहद खूबसूरती से बनी हुई है। मेघालय के एरी सिल्क की दास्तान वास्तव में देखने लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, मेघालय। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और PM मोदी समेत तमाम गणमान्य लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। PM मोदी ने कहा कि बाबा साहेब का बनाया संविधान के 75 वर्ष के अनुभव हर देशवासी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब का बनाया संविधान के 75 वर्ष के अनुभव हर देशवासी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव को संबोधित करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 69वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
और उन्हें हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने संसद भवन परिसर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भी संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एक समता मूलक समाज को स्थापित करने की आधारशिला रखी है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बाबा साहब ने वंचितों के हक की लड़ाई लड़ी थी। आज दुनिया की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा और प्रक्रिया है तो उसी संविधान की देन है, और वो संविधान बाबा साहब के अंबेडकर जी के नेतृत्व में बना। तो आज उनका इस दिवस पे हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान पूरे देश को मतलब न्याय देने की भूमिका रखता है, हर नागरिक को उनके हक देने का भूमिका रखता है, और इसीलिए बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कोशिश जारी है। बाबा साहब की 69वीं पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने मुंबई स्थित चैत्य भूमि पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डॉक्टर BR अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी लखनऊ में बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पी माना जाता है। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। यह दिन देश की सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित है। इस दिवस की शुरुआत 1949 में हुई थी और इसका मुख्य मकसद सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए धन एकत्र करना है। फ्लैग डे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 1949 से हर साल 7 दिसंबर को देश भर में आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों, शहीदों और सेवानिवृत्त कर्मियों को समर्पित है। लेकिन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे को मनाने का कारण क्या है? 28 अगस्त 1949 को भारत सरकार ने भारतीय सेना के जवानों के रखरखाव के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने सिफारिश की कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसके बाद से आज तक आर्म फोर्सेस डे मनाया जाता है। हर साल लगभग 60,000 रक्षा कर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है। इसलिए इन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल करना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। इन्हीं कारणों से हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों द्वारा दी गई सेवाओं को याद किया जाता है। राष्ट्र रक्षा की सेवा में हमारे योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और अनेक सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम हुए हैं। देश के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में इन सैनिकों, वीर नारियों और आश्रितों के प्रति हमारा भी दायित्व बनता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारतीय सेना के शूरवीरों के कल्याण के लिए धन जुटाने और उनके परिवारों के प्रति सहयोग देने का एक प्रयास है। धन संग्रह के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, युद्ध के समय हुए नुकसान में मदद। दूसरा, सेना में काम कर रहे लोगों और उनके परिवारों के कल्याण और मदद के लिए। और तीसरा, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों की मदद। देश भर में सैन्य बलों के लिए किए गए धन संग्रह के बदले लाल, गहरे नीले और हल्के नीले रंग के झंडे दिए जाते हैं। ये तीनों रंग तीनों भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतीक माना जाता है। एकत्र की गई धनराशि का उपयोग सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए और युद्ध में हताहतों के पुनर्वास के लिए किया जाता है। धन संग्रह का प्रबंध भारत में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्थानीय शाखाओं द्वारा किया जाता है, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष यानी आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड
AFFDF में जाता है। इसकी देखरेख गवर्निंग कमेटी करती है और आधिकारिक और अनधिकृत दोनों तरह के स्वैच्छिक संगठन यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इस पर नजर रखते हैं। वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष AFFDF से 250 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इसके माध्यम से कुल 2.35 लाख ESM लाभान्वित हुए हैं, जो ये बताता है कि हमारे देश के नागरिक किस कदर हमारे वीरों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। आइए आर्म फोर्स फ्लैग डे के अवसर पर हमारे वीर सैनिकों के बलिदान पर उन्हें नमन करें। और अब खबर खेल जगत से है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले के पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 86 रन बना लिए। इस प्रकार भारत के पास 94 रन की बढ़त है। फिलहाल मार्नस लैबुशेन 20 रन और नाथन मैक्सविनी 38 रन बनाकर क्रीज पर हैं। ऑस्ट्रेलिया को एकमात्र झटका उस्मान ख्वाजा के रूप में लगा। उन्हें जसप्रीत बुमराह ने कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच कराया। उस्मान ख्वाजा 13 रन पर बनाकर आउट हुए। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 180 रन पर ऑल आउट हो गई। पहली पारी में भारत की शुरुआत खराब रही। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले स्टार का शिकार बने। इसके बाद शुभमन गिल और लोकेश राहुल ने मिलकर पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। लोकेश राहुल भी 37 रन बनाकर स्टार्क की ही गेंद पर आउट हुए। विराट कोहली को भी स्टार्क ने सस्ते में पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल 31 रन बनाकर बॉलैंड का शिकार बने। नीतीश रेड्डी सबसे ज्यादा 42 रन बनाकर नाबाद लौटे। ये सीरीज का एकमात्र डे नाइट टेस्ट है। भारत ने पर्थ में खेला गया सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 173 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 3 विकेट खोकर 7 विकेट से जीत हासिल की। भारत के वैभव सूर्यवंशी ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 36 गेंद पर 67 रन बनाए। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चल रहे पेंटा ग्रैंड इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में देश भर के घुड़सवारों के बीच कड़ी स्पर्धा देखने को मिल रही है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने पहुंचे गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने झंडी दिखाकर दूसरे दिन की प्रतियोगिता की शुरुआत की। घुड़सवारी में नेशनल क्वालिफायर के तौर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के पुलिस बल के खिलाड़ी, ITBP, असम राइफल्स, BSF, 61 कैवेलरी सहित देश के विभिन्न राज्यों के क्लबों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पेंटा ग्रैंड इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप नेशनल ट्रायल के लिहाज से घुड़सवारी के युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम है। इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाने में मदद मिलेगी। साउथ अफ्रीका के डरबन में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित हुई 11वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा रहा। अनिकेत गुप्ता और दीपिका धीमान ने प्रतियोगिता में लगातार 6 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसके अलावा अख्तर ने भी स्वर्ण पदक जीता। अनिकेत गुप्ता ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। अनिकेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 11 पदक हासिल कर चुके हैं। वहीं दीपिका धीमान ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। दीपिका धीमान अब तक 13 पदक हासिल कर चुकी हैं। भारतीय दल ने प्रतियोगिता में कुल 14 स्वर्ण, 10 सिल्वर और 5 कांस्य पदक जीते हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।